नमस्कार दोस्तों, पीटी 365 के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे क्या है इस करंट अफेयर्स में। इन्वायरमेंट से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और पूरा देखिएगा। कहीं भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लगभग 97% लोग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो जलवायु परिवर्तन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आईपीसीसी का जो रिपोर्ट है वो भाग 3 का वो आ चुका है। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी ने छठी आकलन रिपोर्ट एयर 6 का नाम है एयर 6, जिसका तीसरा भाग जारी हो चुका है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है जलवायु परिवर्तन का समन, ठीक है। ये इसका शीर्षक है। शीर्षक याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या शीर्षक था इस रिपोर्ट का। तो जलवायु परिवर्तन का समन, इस भाग को छठी आकलन रिपोर्ट के वर्किंग ग्रुप 3 द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। तो वर्किंग ग्रुप 3 जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। अब इस रिपोर्ट में शामिल क्या क्या है, तो इनमें जलवायु परिवर्तन समन यानी मिटिगेशन संबंधी प्रगति और संकल्पों पर अपडेटेड आकलन प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ समन पर जो भी प्रगति हुई है और जो भी अपडेट है उसका आकलन किया गया है। यहाँ दिया गया आईपीसीसी क्या होता है, इस पढ़ लीजिएगा। इसे 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य है सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, जिसका उपयोग वे जलवायु संबंधी नीतियों को तैयार करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार को ये जानकारी देते हैं जिससे सरकार नीतियाँ बनाती हैं जलवायु पर, ठीक है। सदस्य हैं 195। तो ये देख लीजिए। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही बात करूँगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जो लगता है कि आपको ये पढ़ लेना चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं, ये तो बता दिया इसमें। तो इसमें विश्व भर में उत्सर्जन के स्रोतों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो पूरे विश्व में जो भी उत्सर्जन होता है ऊष्मा का या फिर जो है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो भी गैस है उसके उत्सर्जन के जो स्रोत है उसका परीक्षण किया जाता है। इसमें उत्सर्जन में कमी और समन संबंधी प्रयासों में हुई प्रगति पर उल्लेख किया जाता है। उसमें ये भी बताया जाता है कि जो है उत्सर्जन को कम करने में कितनी प्रगति हुई है और कौन कौन प्रयास कर रहा है। इसमें उत्सर्जन संबंधित दीर्घकालिक लक्ष्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संबंधी संकल्पनों के प्रभाव का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो दीर्घकालिक जो लक्ष्य होते हैं उससे संबंधित जो भी संकल्प होते हैं उसके प्रभाव को देखा जाता है कि कितना काम कर रहा है ये चीज़, ठीक है। यहाँ आईपीसीसी एयर 6 के अनुरूप जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति और समन लक्ष्य क्या क्या है देख लीजिए आप इसको, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर एयर 6 की अन्य रिपोर्ट या भाग में निम्नलिखित शामिल है। वर्किंग ग्रुप 1 की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2021 जो भौतिक विज्ञान आधार शीर्षक से अगस्त 2021 में जारी की गई थी, ठीक है। तो 2021 में जारी की गई थी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर वर्किंग ग्रुप जो दूसरा है वो जलवायु परिवर्तन 2022 अनुकूलन और सुभेद्यता शीर्षक ने फरवरी 2022 में जारी की थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसका देख लेना कि वर्किंग ग्रुप 2 का जो रिपोर्ट था उसका शीर्षक था अनुकूलन और सुभेद्यता, ठीक है। संश्लेषण रिपोर्ट 2023 में जारी की जानी है, ठीक है। तो अभी 2023 में अगला जो है संश्लेषित रिपोर्ट आने वाली है, ठीक है। तो अब इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या क्या हैं, तो उत्सर्जन संबंधी जो प्रवृत्ति है वो 2010 से 19 मानव गतिविधियों से निवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वृद्धि 2010-19 के दौरान जारी रही, ठीक है। तो ये अभी भी मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन जारी है। यहाँ पर बता रहा है कि 2019 में निवल मानव जनित यानी CHG उत्सर्जन में क्षेत्रकवार हिस्सा, ठीक है। तो मैं दिखाया गया कि मानव जनित कितना क्षेत्रकवार हिस्सा है ग्रीन हाउस गैस निकालने का, तो ठीक है। तो यहाँ परिवहन से 14% है, निर्माण से 5% है, ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र से 34% है, उद्योग से 24 है, कृषि वानिकी से 25 है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्रक। तो ये याद रखिएगा कि जो है मानव द्वारा ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलता है। यहाँ पर और बातें हैं देख लीजिए।
वैश्विक GHG उत्सर्जन के संबंध में क्या है, कम से कम 18 देशों ने 10 वर्षों से अधिक समय से GHG उत्सर्जन में कमी को बनाए रखा है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस में कमी को बनाए रखा है कम से कम 10 वर्षों से 18 देश ने। ठीक है, यहाँ वर्तमान नीतियाँ क्या है, पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, आपको पता होगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक समझौता हुआ था पेरिस में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उसको लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्तता है, तो नीतियों को मजबूत किए बिना CH यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2025 के बाद बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि अगर नीतियाँ नहीं बनाई गई तो 2025 के बाद फिर से ग्रीन हाउस गैस बढ़ने लगेगा। इससे 2100 तक औसत वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 2100 यानी जो 2100 सन आएगा वहाँ तक आते आते 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान बढ़ा तो हिम पिघलेगा तो समंदर का जो स्तर है वो ऊपर उठेगा और बाढ़, सुनामी, ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तो इसीलिए जलवायु परिवर्तन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जलवायु वित्त की बात करते हैं, यानी पैसे की। तो वित्त उपलब्धता 2030 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से 3.6 गुना कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2030 तक 3 से 6 गुना कम वित्त है हमारे पास, यानी सीमित है। ठीक है, आगे देखते हैं अब मीथेन का उत्सर्जन। दूसरा टॉपिक है मीथेन का उत्सर्जन। ठीक है, पिछले साल मीथेन से क्वेश्चन पूछा गया था एक कि जो है CNG किस गैस से बनाई जाती है, तो ये इसमें मीथेन था, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो हाल ही में CCAC और UNEP ने ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो मीथेन, यहाँ पर मीथेन CH4 के बारे में क्या है, या रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। ठीक है, ये केमिस्ट्री से संबंधित है, आप देख लीजिए इसको। तो UNFCCC के पक्षकारों ने 27वें सम्मेलन COP27 में जलवायु एवं स्वच्छ वायु पर मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। ठीक है, तो जो मंत्री स्तरीय बैठक होती है वो अभी COP27 में की गई है। यह रिपोर्ट आगामी दशक में मीथेन उत्सर्जन के अनुमानों और वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता लक्ष्य के प्रभावों की जांच करती है। ठीक है, तो वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता का जो लक्ष्य था उसके प्रभाव की जांच करती है ये COP27 जो मीटिंग हुई है। ठीक है, तो जो निष्कर्ष है वो वायुमंडल में मीथेन की मात्रा पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 260% अधिक है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो मीथेन की मात्रा है वो औद्योगिक स्तर की तुलना में 260% अधिक है। मानव द्वारा संचालित मीथेन उत्सर्जन वर्तमान नेट वार्मिंग के लगभग 45% के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो मानव द्वारा जो मीथेन उत्सर्जन होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए 45% तक जिम्मेदार है। 2021 में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो 2021 में सबसे ज़्यादा मीथेन जो है निकला है। ठीक है, तो ये याद रखना कि 2021 में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लोबल मीथेन प्लेग क्या है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया GMP से जुड़ा है। ठीक है, GMP से जुड़ा है, यानी ग्लोबल मीथेन प्लेग, भारत नहीं है इसका सदस्य। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं है तो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूरोपीय संघ इसका नेतृत्व करता है। उद्देश्य है इसका 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कम 30% तक कम करना है। ठीक है, तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है। मानव जनित वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के 45% के लिए जिम्मेदार है, ऊपर ही बता दिया मैंने ये। ठीक है, व्यापार पर प्रभाव, देश के विशाल कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका पर अपनी चिंताओं के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, तो भारत में व्यापार है, कृषि क्षेत्र है, पशुधन है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि अगर पशु उगाएंगे तो वो गोबर देंगे तो ऐसे मीथेन निकलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मीथेन हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी विकासशील देश है, ना कि विकसित हैं। ठीक है, यहाँ पर अन्य और बातें हैं, देख लीजिए। जेम के अनुसार क्या है कि मीथेन के लगभग आधे हिस्से के लिए 30 जीवाश्म ईंधन कंपनियां उत्तरदायी हैं। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला कहाँ है ये देख लीजिए आप। ठीक है, मैं सिर्फ
करंट पे बात करूँगा। बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब महासागरीय अम्लीकरण और आर्कटिक हिम, ठीक है। तो महासागर में जो अम्लीकरण हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। शोधकर्ताओं के एक दल ने आर्कटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र के बदले रासायनिक संगठन पर चिंता व्यक्त की है। अन्य महासागरों के जल की तुलना में आर्कटिक महासागर में अम्लता के स्तर में 3 से 4 गुना तीव्र वृद्धि हो रही, ठीक है। तो अन्य महासागर की तुलना में जो आर्कटिक महासागर है उसमें अम्लता यानी एसिडिटी की मात्रा 3 से 4 गुना तीव्र वृद्धि कर रही है, ठीक है। महासागरीय अम्लीकरण के बारे में, तो महासागर अम्लीकरण से तात्पर्य दीर्घ अवधि में समुद्र के पीएच मान में कमी से है, ठीक है। यानी अगर 7 से नीचे आ रहा है पीएच जो है, पीएच जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो वो अम्लीकरण की तरफ बढ़ रहा है। यानी अब वो जो है एसिडिक होता जा रहा है। जो एसिडिक होगा तो जो समुद्र के अंदर पारितंत्र है उसको नुकसान होगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ में जीव जंतु मर जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडल में CO2 के अवशोषण के कारण है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो रहा है वायुमंडल में, उसके कारण ये हो रहा है कि CO2 ज़्यादा बढ़ती जा रही है वायुमंडल में। फिर जब बारिश होता है तो CO2 के साथ बारिश मिल जाता है, फिर वो एसिड बन जाता है और बारिश होकर फिर समंदर में चला जाता है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है। महासागरीय अम्लीकरण के संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं, तो स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं महासागरीय अम्लीकरण की कार्य प्रणाली क्या है। तो ये है समुद्री जल, इसका पीएच जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय CO2 हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 हो गया, फिर यहाँ पर जब जल के साथ मिल गया तो ये H2CO3 बन गया, यानी कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक है। फिर H आयन, ये केमिस्ट्री है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे है, ठीक है। मैं सिर्फ करंट पे ही बात करूँगा, आगे देखते हैं। तो वहाँ था महासागर पर आश्रित समुद्री जीवों, पादपों तथा अन्य सजीवों की विविध आबादी के लिए घातक समस्याएं पैदा करती थी। एसिडिटी जो है, जो मतलब एसिडिक हो जाता, जब पानी हो जाता है तो उसमें जो जीव जंतु होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। मैंने पहले ही बता दिया कि पारितंत्र को नुकसान पहुंचाता है। आर्कटिक के बारे में, या पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। ये देख लीजिए आर्कटिक महासागर है ये, ठीक है। तो यही है, इसमें आर्कटिक वृत्त के भीतर के क्षेत्र शामिल हैं। आर्कटिक जो वृत्त है भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की एक रेखा है उसमें है, ठीक है। तो ये जो वृत्त बना हुआ है यहाँ पर इतनी दूरी से, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ़ पिघल रही है, तो ठीक है। तो ये जो आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ़ है यहाँ पर, वो जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रही है। आर्थिक दोहन के लिए अधिक अनुकूल, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप पढ़ सकें, ठीक है। देख लीजिए, आर्थिक दोहन के लिए आर्थिक अनुकूल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो क्षेत्र है ये आर्थिक दोहन के लिए अनुकूल बनता जा रहा है। यह क्षेत्र तेल एवं गैस के भंडार, धातु तथा खनिजों के लिए समृद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर तेल और धातुओं का भंडार है, खनिज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, एक सेकंड, ये जो अमेरिका का एक द्वीप है यहाँ पर मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो पारितंत्र को नुकसान अगर होगा तो मछलियाँ भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो यह विश्व की महासागरीय धाराओं के परिसंचरण में मदद करता है, ठीक है। तो जो विश्व में अन्य महासागरीय धाराएं चलती हैं उसमें भी मदद करता है। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए बैरोमीटर यानी मापक है बैरोमीटर, तो उसका काम करता है, ठीक है। अब यहाँ आर्कटिक में भारत का क्या रोल है, तो भारत ने 2007 में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है। 2007 में शुरू किया था। इसके तहत अब तक कई अभियान चलाए जा चुके हैं, ठीक है। इसके तहत बहुत सारे अभियान चलते हैं। तो भारत ने अपनी पहली आर्कटिक नीति घोषित की है अभी। भारत आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षकों में शामिल है, तो आर्कटिक जो परिषद है उसके पर्यवेक्षक में शामिल है, ऑब्जर्वर में, ठीक है। तो भारतीय आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री नॉर्वे में स्थित है, ठीक है। तो भारतीयों का जो आर्कटिक स्टेशन है वो हिमाद्री में है, जो नॉर्वे में है।
या 2008 से भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जो भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के रूप में ये कार्य कर रहा है। यहाँ मैं बता दूँ नॉर्वे जो है वो ये रहा नॉर्वे, यहाँ देख लीजिए यूरोप में ये जो मैंने टिक किया है ये नॉर्वे है। ठीक है, तो यहाँ पर है भारत का। ठीक है, अब संबंधित सुर्खियाँ क्या है, आर्कटिक प्रवर्धन, या आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की कार्यप्रणाली क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप। मैं थोड़ी देर रोक लेता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं करंट पे ही बात करूँगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। UNFCCC के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन यानी COP27 जो हुआ है वो क्यों सुर्खियों में है। तो हाल ही में UNFCCC के पक्षकारों ने 27वां यानी COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। ठीक है, तो मिस्र के शर्म अल शेख जो जगह है वहाँ पर संपन्न हुआ है ये। ठीक, महत्व क्या है, तो इस बार के सम्मेलन का उद्देश्य COP26 यानी जो पिछला हुआ था इससे पहले सहित पिछले सम्मेलन की सफलताओं को आधार बनाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पिछली जो सफलताएं हुई हैं उससे आगे अब क्या क्या करना है उस पर बात हुई है। साथ ही हानि और क्षति पर ध्यान केंद्रित करते हुए समन अनुकूलन तथा जलवायु वित्त पर उच्च महत्वाकांक्षा का मार्ग प्रशस्त करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है समन अनुकूलन और जलवायु वित्त पर भी बात करेंगे ये लोग, और इस पर जो भी समझौता होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर मिस्र की अध्यक्षता में COP27 के लिए निर्धारित लक्ष्य, तो ये क्या क्या लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे देख लीजिए। परिवर्तनकारी अनुकूलन एजेंडे को अपनाना, ठीक, और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त जुटाना, वित्त उपलब्ध कराना और उचित विवरण। ठीक है, जो विकासशील देश हैं उन्हें वित्त उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रतिबद्धताओं और संकल्पों से पीछे हटने से बचना कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है आप उससे पीछे हट जाए, ऐसा नहीं करना है। तो यही लक्ष्य हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस सम्मेलन के साथ क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की सभा के रूप में कार्य करने वाले पक्षकारों ने 17वें सत्र यानी CMP पेरिस समझौते के पक्षकारों की सभा के रूप में कार्य करने वाले पक्षकारों के चौथे सत्र की बैठक भी हुई थी। ठीक है, तो ये जो CMP17 है और इनका CMA4 है, इनकी भी चौथी बैठक हुई थी। ठीक है, यह शर्म अल शेख क्रियान्वयन योजना के विमोचन के साथ संपन्न हुआ। ठीक है, तो इसका जो जो इसका क्रियान्वयन योजना था उसके साथ ये भी संपन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ पर COP26 यानी के प्रमुख परिणाम क्या थे, तो ग्लासगो जलवायु समझौता हुआ। इस दौरान जीवाश्म ईंधन के खिलाफ कार्रवाई को स्पष्ट रूप से लक्षित करने के लिए अब तक का पहला COP निर्णय लिया गया। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन के खिलाफ यानी जो जीवाश्म ईंधन है उसके खिलाफ कार्रवाई करने यानी उसको बचाने के लिए पहली बार इसमें निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसमें अनवेटेड कोल और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया है। ठीक है, तो जिस पे सब्सिडी होती थी उसको हम चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करेंगे, ये बात कही है इन्होंने। तो अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों को अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो कार्बन बाज़ार थे उसको अंतिम रूप दे दिया गया अब। तो अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य पर शर्म अल शेख वर्मा प्रोग्राम की घोषणा की गई। ठीक, तो शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम जो था उसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ चर्चा के विषय हैं, ये सब आप देख लीजिए। ठीक है, पेरिस समझौता क्या था, यहाँ पर वित्त के बारे में है। ठीक है, हानि क्षति ऊर्जा, ठीक है, कृषि, ये सब आप देख लीजिएगा क्योंकि टेबल पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, यहाँ रोक देता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। ये UNFCCC क्या है ये भी देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो UNFCCC की उत्पत्ति 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1994 में इससे अपना लिया। ठीक है, तो हाँ बता दूं 1994 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक है, जो ब्राज़ील में है, वहीं पर इसको भी अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। ठीक है, तो इनका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को कम करना था ताकि मानव जनित हस्तक्षेप को भी रोकना भी इसका उद्देश्य था।
ठीक है, कि मानो ऐसा कुछ ना करे कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ जाए। ठीक है, तो इसे ऐसी समय सीमा के भीतर किया जाना है ताकि पारिस्थितिक तंत्र को जलवायु परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होने का पर्याप्त समय मिल सके। ठीक है, तो इसको इतने समय तक रोक के रखना है कि जो पारितंत्र है वो अपने आप को सर्वाइव करती रहे। तो यह सुनिश्चित करना कि खाद्य उत्पादन को खतरा नहीं है। ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य था कि खाद्य उत्पादन को कोई खतरा ना हो। आर्थिक विकास को अस्थायी रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाना था, यानी आर्थिक विकास भी कराना था। सदस्य इसके टोटल 198 है, भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, तो ये UNFCCC का सदस्य है। ठीक है, इसका परिचालन कैसे होता है ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर भारत की जो दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति है उस पर बात कर लेते हैं। तो सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में भारत ने UNFCCC के समक्ष अपनी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। ठीक है, तो भारत ने अपनी रणनीति प्रस्तुत की है कि कैसे मैं जो है उत्सर्जन को कम करूँगा। तो भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति के बारे में यहाँ दिया गया है। तो UNFCCC के पक्षकार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4.19 के तहत अपनी LTLEDs को तैयार करने और वार्ता करने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, तो भारत जो है ये पेरिस समझौते के तहत जो बात कही गई थी उस पे बात करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो भारत ने दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति क्या है, महत्वपूर्ण विचार यहाँ दिया गया है। तो संचयी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत ऐतिहासिक योगदान नगण्य है। ठीक है, यानी भी कुछ ज़्यादा खास योगदान नहीं दे रहा है। तो विकास के लिए भारत की ऊर्जा ज़रूरतें काफ़ी अधिक है, तो भारत को बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए विकास के लिए। भारत विकास के लिए निम्न कार्बन रणनीतियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो भारत जो है लगातार कार्बन रणनीतियाँ बनाता रहा है और उस पर कार्य भी करता रहा है। भारत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी जलवायु परिवर्तन के लिए सहनशील नहीं है भारत, तो ज़रूरत है बनाने के लिए। यहाँ पर ग्लासगो में आयोजित COP 26 के दौरान उन पक्षकारों को COP 27 तक अपने LTLEDs को तैयार करने का आग्रह किया गया है जिन्होंने अभी तक इन्हें तैयार नहीं किया है। ठीक है, तो जो भी COP 26 में के दौरान जो भी पक्षकारों ने LTLEDs को तैयार करने की बात की थी, जो नहीं तैयार किए हैं वो COP 27 में फिर से कहा गया है कि तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अनुच्छेद 2 का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया है। अलग अलग राष्ट्रों की परिस्थितियों के आलोक में यह साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो ये जो CBDRRC है इसके सिद्धांत को ध्यान में रखता है। यह NDC के विपरीत अनिवार्य नहीं है, तो NDC के विपरीत ये अनिवार्य नहीं कि ये करना ही है। LEDs क्या होता है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और है दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति के बारे में क्या है, जो लंबा हमारा लक्ष्य है 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 2070 तक हम शून्य कर देंगे कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, तो यह निम्न कार्बन विकास की प्राप्ति के लिए 7 प्रमुख बदलाव पर आधारित है, तो 7 प्रमुख बदलाव करने हैं। ठीक है, इसे पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये जीवन शैली के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर और संबंधित सुर्खियाँ क्या हैं ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है ये अगला टॉपिक है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में भी बोरियत नहीं लगेगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने विचार। धन्यवाद, जय हिंद।